दोस्तों, एसपीएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने समास पढ़ाया था आपको, और आज उसी के आगे के जो टॉपिक्स हैं समास में हमारे अव्ययभाव समास हम लोगों ने पूरा किया था। समास के मुख्य कितने पद होते हैं, उनको हम किस तरीके से पहचानते हैं, उनमें क्या क्या अंतर होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको कल बताया था कल की वीडियो में। और एक समास किया था अव्ययभाव समास। आज हम उसके आगे तत्पुरुष समास करेंगे। तत्पुरुष समास विस्तृत है और लेकिन उसको समझना बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से उसको देख लेते हो, एक बार आप वीडियो देख लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तत्पुरुष समास पहचानने में कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ा था। अव्ययभाव समास क्या होता है? जिसमें पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, पहला पद ही प्रधान होता है। आज हम जिस बात की बात करने जा रहे हैं वो है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहले हम विशेषताएं देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास की हम पहचान कैसे करें। तत्पुरुष का मतलब होता है, यहाँ पे तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या है, कि उसका मतलब क्या है। तत्पुरुष का शब्दार्थ होता है उस पुरुष का, यानी कि अर्थात किसी दूसरे पुरुष का, उस पुरुष का, किसी का, है ना। इसमें पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास की क्या पहचान होती है? पूर्व पद गौड़ होता है। अव्ययभाव समास में क्या था? पूर्व पद प्रधान था, लेकिन यहाँ पर क्या है? उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद गौड़ है हमारा। यही सब चीजें मित्रों कुछ होती हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होती है और जिससे कि हम उनमें अंतर निकाल सकते हैं कि आखिरकार ये तत्पुरुष है, अव्ययभाव है, कि कोई अन्य समास है। इसमें दूसरा ये हो गया कि पूर्व पद गौड़ है, उत्तर पद प्रधान है। तीसरी विशेषता क्या है कि तत्पुरुष में पद के अनुसार ही शब्द का लिंग होता है। जो पद होगा उसी के अनुसार ही उसका लिंग भी होता है। ठीक है मित्रों, तत्पुरुष में पद के अनुसार ही समस्त पद का लिंग होता है। जो पद होगा उसी के हिसाब से उसका लिंग भी निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद इसकी अगली विशेषता है, पहले पद के विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया जाता है। जो पहला पद होता है उसका जो विभक्ति चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह का मतलब हो, यहाँ पर हम कारक चिन्ह की बात कर रहे हैं। जो कारक का चिन्ह होता है, कर्ता के लिए ने, करण से, अपादान से, विलग से, है ना, ये जो कारक चिन्ह है इनको हम विभक्ति चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। तो इनका क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। जब समस्त पद बनता है तो इनका लोप होता है, यानी कि वो दिखाई नहीं देते आपको वहां पर। पहले समास खंड में जिस विभक्ति का लोप होता है उसी के नाम पर पुरुष के उपभेद का नाम होता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि तत्पुरुष समास में जिस विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वो विभक्ति चिन्ह के लोप के अनुसार ही उस तत्पुरुष का नाम रखा जाएगा। अब प्रश्न उठता है, ये नामकरण क्या है? तो देख लेते हैं हम। तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो इसी आधार पर होते हैं मित्रों, विभक्ति चिन्ह के आधार पर ही होते हैं। जिन चिन्हों का लोप होता है उन्हीं को हम विभक्ति चिन्ह में उनका नामकरण कर देते हैं। तत्पुरुष समास के कुल भेद बताए गए हैं। कितने? तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए हैं मित्रों। अब ये 6 भेद कौन कौन से हैं, इस पे हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे, एक एक करके उनके बारे में जानकारी लेंगे, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें। और ये पक्का है कि अगर आप मेरी एक वीडियो, जो भी वीडियोज़ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर ठीक से देख लेते हो पूरी वीडियो, तो आपका उस टॉपिक पे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट उस पर आपको नहीं रहेगा। तो देखते हैं तत्पुरुष समास का सबसे पहला भेद क्या है मित्रों। सबसे पहला भेद है इसका कर्म तत्पुरुष। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? किसी विभक्ति चिन्ह का लोप मिलेगा। तो जो पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष, कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को। कर्म का विभक्ति चिन्ह को होता है। अब यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि कर्म विभक्ति चिन्ह यानी कि को का लोप मिलेगा। जो भी पद होंगे, समस्त पद होगा, उसमें को का लोप होगा। उधर वहीं पर जहाँ पर को का लोप हो
आप क्या करेंगे, तुरंत उसका समास का विच्छेद कर विग्रह कर लेंगे। तत्पुरुष समास की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप तुरंत समस्त पद का विग्रह, समास विग्रह कर लें और उसमें जिस पद का लोप आपको मिले समझिए वो वही तत्पुरुष है। अब जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति चिन्ह का लोप होना चाहिए। जैसे है क्रामगत, ग्रामगत, यानी कि अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो ग्राम को गत, जो गांव को गया, ग्राम को गत। दूसरा है यश प्राप्त, यानी कि यश को प्राप्त। तीसरा है हमारा उदाहरण गिरह कट, गिरह को काटने वाला। यहाँ सब में हम क्या देख रहे हैं, इन सारे उदाहरणों में हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि को विभक्ति, समस्त पद में इस को विभक्ति चिन्ह का लोप हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष होता है। कौन सा पहला जो हमारा अंतर वो है, इसका भेद है, वो कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष में आपको विभक्ति चिन्ह को का लोप मिलेगा। मित्रों, दूसरा जो भेद है इसका वो है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या है, करण का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा, यानी कि जब हम किसी को कोई चीज देते हैं या किसी के द्वारा कोई चीज की जाती है तो वहां पर करण तत्पुरुष होता है। तो मित्रों, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि करण का तत्पुरुष में से या के द्वारा, यानी कि माध्यम शब्द का, जिससे ये पता चलता है कि ये काम किस माध्यम से हो रहा है, उस विभक्ति का लोप हो रहा होता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मनमाना, पहला उदाहरण है हमारा मनमाना। इसको अगर हम विग्रह करते हैं तो हुआ मन से माना हुआ। रेल यात्रा, यानी कि माध्यम क्या है, रेल से यात्रा। यहाँ के का, से का विभक्ति चिन्ह का लोप किया गया है। रस भरा, रस से भरा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यानी के द्वारा। किसने बनाई, माध्यम क्या था, तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी ने रचना की। तो मित्रों, जिस विभक्ति में, जहाँ पर जिस समास में विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का लोप हो, वहाँ पर करण तत्पुरुष होगा। ये भी आप विग्रह करके देखेंगे। शब्द का विग्रह करिए, विग्रह करने से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसका लोप हो रहा है। इसके बाद हमारा जो तीसरा इसका भेद होता है वो है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। मित्रों, संप्रदान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, यानी कि जिन पदों में, जिन समस्त पदों में के लिए का लोप हो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। कुछ उदाहरण से, जैसे रसोई घर। अब रसोई घर का विग्रह करने पे हमें मिलता है रसोई के लिए घर, यानी के लिए, किसके लिए, रसोई के लिए। घर यहाँ पे मुख्य है, वो कहा गया आपसे उत्तर पद प्रधान है, यानी कि घर यहाँ पर प्रधान है। और वो घर में, घर है किसके लिए, रसोई के लिए, रसोई बनाने के लिए जो जगह है, रसोई के लिए। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, यहाँ पे प्रधान क्या हो गया, शाला शब्द प्रधान हो गया। और किसके लिए, वो धर्म के लिए, तो धर्मशाला। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो इस तरीके से यहाँ विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो रहा है। और जो उत्तर पद है वो हमारा प्रधान है और प्रथम पद हमारा गौड़ है। उससे हमें पता चल रहा है कि वो काम किसके लिए किए जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक हुआ, जहाँ पर के लिए का लोप है, तो वहाँ मित्रों संप्रदान तत्पुरुष होगा। चौथा जो हमारा प्रकार है वो है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, जैसे कि कारकों में, मैंने कारक वाली अपनी वीडियो में मैंने पढ़ाया, सारे कारक चिन्हों के बारे में बहुत डीपली पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अवश्य देख लें। अपादान कारक में क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी से विलग होती है तो उसके लिए से का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ दूर हो रहा है, उससे अलग हो रहा है। यहाँ पर भी तत्पुरुष समास में भी अपादान तत्पुरुष जहाँ पर होगा, वहाँ कोई चीज़ आपको ऐसी देखने को मिलेगी कि जो उसके पास नहीं है, यानी कि नेगेटिव। आप ये देख लो कि नकारात्मक चीज होनी चाहिए। अपादान तत्पुरुष में आपको नकारात्मक चीज देखने को मिलेगी, यानी कि कोई ऐसी चीज का आभास होगा जो उसके पास नहीं है, जिसका उसके पास अभाव है। नेगेटिव चीज का पता चलेगा आपको, नकारात्मक चीज का पता चलेगा। तो हम देख लेते हैं उदाहरण। जैसे है जन्मांध, जन्म से अंधा,
यानी कि क्या पता चल रहा है कि उसके पास आंखें नहीं हैं। गुणहीन, गुणों से हीन, यहाँ गुण नहीं है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जिसका पथ भ्रष्ट। आशातीत, आशा से अतीत, मतलब जिसको कोई आशा ही नहीं है किसी चीज़ से, कि आशा ही नहीं बची है, तो आशातीत। तो मित्रों, जहाँ पर हमें इस तरह से नकारात्मक चीज़ का पता चले, ये पता चले कि किसी में किसी चीज़ का अभाव है, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। इसके बाद होता है हमारा संबंध तत्पुरुष। मित्रों, संबंध तत्पुरुष की पहचान क्या होगी? वहाँ पर संबंध दर्शाने वाले विभक्ति चिन्ह जैसे का, के, की आदि का लोप मिलेगा, वो नहीं होंगे। और जब हम उनको विग्रह करेंगे तो ये शब्द हमें लगाने पड़ेंगे और हम पहचान आसानी से कर लेंगे कि हाँ, यहाँ पे संबंध पता चल रहा है। जैसे जलधारा। अब जलधारा, जल की धारा, किसकी धारा? जल की धारा। विग्रह करने, गंगा जल, किसका जल? गंगा का जल। फिर पराधीन, किसके अधीन? जो दूसरों के अधीन है। प्रेम सागर, किसका सागर? प्रेम का सागर। यानी कि जहाँ पर हमें ये संबंध पता चल जाए, जिस समस्त पद में हमें संबंध का आभास हो, वहाँ पे संबंध तत्पुरुष होता है। बहुत ही आसान है, समास को पहचानना बहुत ही आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख लेते हो, ध्यान से उसको समझ लेते हैं, तो बहुत ही आसान होता है, आप आसानी से पहचान सकते हो। और तत्पुरुष में तो सिर्फ कारक है। अगर आपको कारक का अच्छा से अध्ययन किया है, कारक के बारे में, कारक चिन्हों के बारे में आपको ज्ञान है, तो आप आराम से बता दोगे कि किस तरीके का यहाँ पर तत्पुरुष है, तत्पुरुष का कौन सा भेद है। हमारा ये आखिरी जो भेद है वो है अधिकरण तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष का संबंध होता है में या पर। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर या में इस टाइप से होती है, तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। इसके हम उदाहरण देखेंगे। जल में मग्न। अब यहाँ क्या पता, जलमग्न, जल में मग्न, यानी कि कोई चीज़ है जो जल में पूरी तरह से मग्न है, डूबी हुई है। किसमें? जल में। दानवीर, दानों में, दान में वीर, जो व्यक्ति दान करने में वीर है। आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द, है ना। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड है। जहाँ पर कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड होने का आभास हो, आश्रित होने का आभास हो, वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। और अधिकरण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह में या पर होता है। ये मित्रों आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा था तत्पुरुष और उसके भेद। कल हमने अव्ययभाव समास किया था, आज हमने तत्पुरुष समास किया। तत्पुरुष समास के मित्रों 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों के बारे में हमने देखा। और अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे, कारक चिन्हों वाली हमारे जो कारक तो मैंने वीडियो दी है, उसको भी आप ठीक से देख लेंगे एक बार, तो आपको तत्पुरुष समास को पहचानने में भी कभी भी कठिनाई नहीं होगी। आप आराम से तत्पुरुष समास पहचान लोगे और सफल होंगे अपनी परीक्षाओं में। तो मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करें, जिससे कि मैं और अच्छे से आपको उसमें समझा सकूं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कल हम करेंगे कर्मधारय और द्विगु समास के बारे में, और उसके पश्चात हमारे बचेंगे द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। तो ये 2 दिन में हम समास पूरा क्लियर कर देंगे। उसके बाद मैं इस पर प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा आपको। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।